नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। जीके सुभाष जोरड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि इंडियन पॉलिटी की क्लास ये हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो जो रेलवे में प्रश्न अब तक पूछे गए उन तमाम प्रश्नों का हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। रेलवे और एसएससी के अलावा भी ये क्लास राजस्थान में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी रीट, पटवारी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उन सभी के लिए भी ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न, सभी को राम राम नमस्कार। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें भाई, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आंसर देने का प्रयास करें। प्रश्न है कि डॉट डॉट संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। सभी को पता है कि भारत के संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वो अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इस बात की जानकारी कहाँ पर मिलती है? इस बात की अगर आपसे पूछे कि जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस बात की जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। ठीक है ना, कहाँ से मिलती है? प्रस्तावना से। अगर आज ये हमारी तीसरी क्लास है, कोई पहली बार देख रहा है तो इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 वो भी जरूर देखें। 9 दिसंबर 1946 के बारे में प्रश्न आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, है ना। संविधान सभा की आपसे पूछे, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। ये आरआरबी 2019 से थर्ड में प्रश्न पूछा गया। चलिए आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून जो है वो किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं और धर्मनिरपेक्ष। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सा प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को थोड़ा सा सोचोगे तो ये प्रश्न बहुत आसानी से आपको पता है कि सही हो सकता है। तो आप सभी को पता है इसका कि भारत में सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार समप्रभु, भारतीय संविधान के अनुसार समप्रभु या सर्वोच्च या संविधान में अंतिम शक्ति जो है ये किसे प्रदान की गई है? तो आपका उत्तर होगा भारत की जनता। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार ठीक है, समप्रभु यानी सोवरेंटी या फिर सर्वोच्च या अंतिम शक्ति किसे दी गई है? भारत की जनता को दी गई है। ठीक है ना, किसको दी गई है? भारत की जनता को। चलिए हम आगे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का संविधान डॉट डॉट लागू हुआ। आरआरबी कई एग्जाम में देखो प्रश्न पूछा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरआरबी 2019, आरपीएफ कांस्टेबल 2019, आरआरबी एनटीपीसी 2016, आरआरबी एनटीपीसी 2021। तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 22 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 1 जनवरी 1950 को। तो आप सभी को पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, अगर आपसे पूछ लिया जाए
तो आंसर देना है आपको कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आप सभी को पता है कि भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अच्छा, प्रश्न है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो आंशिक रूप से कब लागू हुआ, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आप इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत बड़ा सा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। कथन ए क्या है, देखो कथन ए है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। फिर कारण क्या है, देखो आर यानी कारण, रीजन। कारण क्या है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, देखो ए बात सही है। ए क्या है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आर गलत है। आर क्या है, गलत है। आर क्या कहता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गलत क्या है, ये बात तो सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ए गलत है। अब ए गलत कैसे है, तो ए तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू ही हुआ भी, तो ये भी नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत है, बिल्कुल नहीं हुआ। तो अपने आप ही क्या बच गया इसमें, ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में प्रश्न पूछा गया, अपने आप ही ये इसमें जो है वो राइट ऑप्शन क्या बच गया कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू हुआ, ये बात सही है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये बात भी सही है। अब ये आर ए की व्याख्या नहीं है। व्याख्या में क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू क्यों किया गया, क्यों किया गया मैं आपको बता दूं। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने प्रथम स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस मनाया था। 26 जनवरी का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक था। इस कारण हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू किया गया था। आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है ना वो अंगीकृत और अधिनियमित हो चुका था, परंतु इसे 26 नवंबर 1949 को पूरा लागू नहीं किया। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरा लागू किया गया, क्योंकि इस दिन हमने हमारा प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया था। तो ये व्याख्या में होता तो ये बात दोनों सही होती, व्याख्या भी सही होती, पर यहाँ पर राइट ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा को अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। संविधान सभा जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। प्रश्न अपना ये है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। देखिए 1900 संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, आरआरबी ग्रुप डी। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया था, ठीक है। तो आपको पता है संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का निर्माण हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न आया है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का क्या नाम था, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, याद रखिए। एक है पैट्रिक लॉरेंस जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में जो सदस्य थे वो, कैबिनेट मिशन में 2 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एक का नाम था
सर सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, और एक था एवी एलेक्जेंडर, एवी एलेक्जेंडर। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत आया था, उस समय भारत का अगर आपसे पूछे कि वाइसराय कौन था, तो इस समय भारत का वाइसराय कौन था अभी? लॉर्ड वेवेल। भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल इस समय भारत का वाइसराय था। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जो भारत कब आया था? मार्च 1946 को ये भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम था पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, वाइसराय लॉर्ड वेवेल था। वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था इस समय? अगर हम बात करें कि भाई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का अगर पीएम देखें अपने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब कैबिनेट मिशन भारत आया था इस समय क्लीमेंट एटली था। कौन था भाई? क्लीमेंट एटली। और जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय अगर आपसे पूछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीसरी जो बैठक थी, कौन सी बैठक हुई? तीसरी बैठक हुई संविधान सभा की, वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शाबाश। राजेंद्र प्रसाद जो थे ना, ये कैसे अध्यक्ष थे भी? ये स्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ? एक तो याद रखना है संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा में कुल सत्र कितने हुए, तो 11 कुल सत्र हुए। 11 + 1 = 12। टोटल 12 सत्र हुए थे। टोटल कितने सत्र हुए थे? 12 सत्र हुए थे। सत्र का मतलब अधिवेशन या सेशन, और सेशन एक दिन का भी हो सकता है, एक से अधिक दिन का होता है। एक होती है बैठक, बैठक एक दिन की होती है, ठीक है। और कुल बैठक जो है, अगर आपसे पूछ ले कि कुल बैठक जो है वो कितनी हुई, 1 + 166 यानी 167। शाबाश। अभी सभी लोग इसका है ना उत्तर दे भी। चलो, तो हम बात कर रहे थे कुल कितने सत्र हुए? 1 + 11। अच्छा, बैठक 1 + 165, सॉरी 165 करना है इसको, यानी टोटल 166 बैठक हुई। सॉरी भाई, टोटल जो है ना 166 बैठक हुई थी। कितनी बैठक हुई? 166 बैठक हुई थी। और 114 दिनों तक संविधान पर विचार किया गया। ये बात भी ध्यान रखना है, संविधान पर 114 दिनों तक संविधान पर क्या किया गया था? विचार किया गया था, ठीक है। अब देखिए 11 + 1 टोटल 12 सत्र हुए थे। पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर
23 दिसंबर 1946 तक हुआ। ठीक है, पहला सेशन। अच्छा, मैंने सेशन 11+1 लिखे हैं, यानी लास्ट जो अंतिम सत्र था वो एक ही दिन का था। कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि संविधान सभा का एकमात्र सत्र जो सिर्फ एक दिन चला, अंतिम सत्र जो था ना वो एक ही दिन चला था, 24 जनवरी 1950 को। अंतिम सत्र केवल एक दिन हुआ, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप समझ चुके हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है तो वो 1946। शाबाश। इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा भाई, 1946। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर है वो 1946 है। हाँ, 1946 इज राइट ऑप्शन। चलिए जी, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को आप सभी को पता है ना, झंडा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया अभी? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 3 रंग होते हैं इसमें, आपको पता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ये भी याद रखना आप, लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2 है ना, 3:2 लंबाई और चौड़ाई। चलिए जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान पूछे तो राष्ट्रगान को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया गया था? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है ना, स्वीकार। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया। 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को अपना जो राष्ट्रीय पंचांग है ना, राष्ट्रीय पंचांग को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखना है, राष्ट्रीय चिन्ह को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये कब अपनाया गया? शाबाश, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? अभी अभी मैंने बताया था, राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कब अपनाया गया? मैंने अभी बताया आपको, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? राष्ट्रीय प्रतीक अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ। और कौन सा अशोक स्तंभ है? सारनाथ वाला अशोक स्तंभ जो हमारा, वो है, आपको पता है हमारा क्या है भाई? राष्ट्रीय चिन्ह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया गया है, इसमें वयस्क मताधिकार का प्रावधान प्रदान किया गया है, इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। चलिए, बहुत ही शानदार और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि भारतीय संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है भी। ठीक है, तो देखिए, भारत का संविधान गणतांत्रिक है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो देश है ना, कोई भी देश जो गणतांत्रिक राष्ट्र होगा, गणतांत्रिक या फिर हम इसे कहते हैं गणराज्य जो राष्ट्र होगा, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि उस देश का सबसे बड़ा जो पद है, उस देश का सबसे बड़ा पद क्या होगा? निर्वाचित होगा। अर्थात सबसे बड़े पद के लिए क्या होना चाहिए? चुनाव। और भारत में सबसे बड़ा जो पद है, वो पद किसका है? राष्ट्रपति का है।
राष्ट्रपति को अपने राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं। और आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है भाई, निर्वाचित होता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत में वंशानुगत नहीं है, ठीक है ना, वंशानुगत नहीं है। तो भारत एक गणराज्य या गणतंत्रात्मक या फिर रिपब्लिक कंट्री भारत को क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो पद है राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अर्थात वो वंशानुगत नहीं है। तो आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा। राइट आंसर इज डी, डी इज राइट ऑप्शन, डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, ये हमारा सही उत्तर होगा। 2019 के अंदर आरआरबी में पूछा गया, जेई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? देखो वही प्रश्न शिफ्ट थर्ड में ये जो पूछा गया 2019 में है, ये 2016 में देखो इस टाइप का प्रश्न है। सेम वही सी बात है, शासक राजा या रानी होना चाहिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है गणतंत्र से। राजा या रानी का सीधा वंशज होगा, कोई वंशानुगत वगैरह नहीं होगा। लोगों का परोक्ष रूप से चुना हुआ वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। चलिए यहां पर आपको गड़बड़ कर सकता है, सी और डी, दो ऑप्शन आपके सामने बच गए हैं, ठीक है। तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक है ना, परोक्ष रूप से चुना जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट ऑप्शन। परोक्ष मतलब राज्य का प्रमुख, यानी राज्य मतलब या देश से लिया गया, देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नीचे एक कथन है, एक कारण है। कथन क्या कहता है? कथन ए और कारण आर। कथन ए कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। कारण भारत का अपना एक संविधान है। सही विकल्प का चयन करना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो है सही विकल्प का चयन करना आपको। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प क्या होगा? भारत एक गणतंत्र है, वो तो अच्छा कथन वाला है, ठीक है। इसका राइट आंसर दीजिए। ये राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ए और आर दोनों बात सही है। आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का एक अपना संविधान है, परंतु ये आर ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात सही है। अब आर में अगर इस प्रकार होता ना, क्योंकि अब भारत को लोकतांत्रिक देश क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, या जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें काम करती है। तो दोनों कथन और कारण भी सही होते और व्याख्या भी सही होती। अब कथन ये है लोकतांत्रिक देश है, अब कारण में लिखा है कि भारत का एक संविधान है। भाई जिस देश का संविधान होता है जरूरी नहीं वो लोकतांत्रिक देश हो, तो ये व्याख्या वगैरह जो है इसकी सही नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया? सबको पता है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है। कनाडा से। आप याद रखना संघात्मक शासन प्रणाली इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम जो है ना, संघात्मक शासन प्रणाली, ये प्रावधान हमने कहां से लिया भाई? कनाडा से, ठीक है। फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र, बंधुत्व। गणतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। अमेरिका से आप याद रखना, एक तो मूल अधिकार, अमेरिका से क्या लिया है भाई? अमेरिका से याद रखना आपको, एक तो मूल अधिकार कहां से लिए अपने? ऐसे अमेरिका और ऐसे अधिकार हो जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना भी पूछे आपसे, तो ये भी कहां से लिए? अमेरिका से। इसके अलावा एक आता है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भी अमेरिका से लिए। तो आयरलैंड से एक तो लिया नीति निर्देशक तत्व, क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा आयरलैंड से और क्या लिया? देखिए भारत का प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है,
12 सदस्य क्या करता है भाई, मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य। इसके अलावा और क्या लिए, नीति निदेशक तत्व, और यहां पर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली वो भी आयरलैंड से लिए। तो देखो आयरलैंड के बारे में कौन कौन से स्रोत हो गए, एक तो आपको पता है कि आयरलैंड से क्या लिया है भाई, नीति निदेशक तत्व, और दो बात राष्ट्रपति से संबंधित है, पी का मतलब प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। अब जैसे जैसे ही प्रेसिडेंट की बात आए, जैसे ही राष्ट्रपति की बात आए, तो आपको पीना है कहां पे बैठ के पीना है, लैंड पे। आपको चाय पीनी है लैंड पे बैठ के, कॉफी पीनी है लैंड पे बैठ के, आइसक्रीम खानी है, सॉरी खाना नहीं पीना ही पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है लैंड पे बैठ के। तो पी आते ही आप आयरलैंड करना, इसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लेखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया है। तो मूल कर्तव्य हमने आपको पता है कहां से लिया है, यूएसएसआर। मूल कर्तव्य कहां से लिया है, यूके मतलब इंग्लैंड, अमेरिका यूएसए, कनाडा, यूएसएसआर। यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं भाई, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, रूस कहा जाता है। तो मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए हैं। कर्तव्य कहां से लिए हैं, कर्तव्य रूस से लिए गए। तो रुकना, रुकना है ना, तो या फिर रूस, आपकी जो ड्यूटी है ना, आपके जो कर्तव्य है उसको पूरा करना पड़ेगा। भले ही आप कितना ही रूस जाओ, भले ही कर्तव्य था ना पूरा करना ही पड़ेगा। आ जाओ जी, आगे आ जाओ। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है। देखो प्रश्न बार बार वही रिपीट हो रहा है, प्रश्न का उत्तर दीजिए भी। वही सेम प्रश्न आगे, मौलिक कर्तव्य अंगीकृत किया गया, यूएसएसआर से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल लिया गया। जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से लिया है आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन यानी जब देश में क्या लग जाता है, देश में जब आपातकाल लग जाता है तो मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं या स्थगित हो जाते हैं। यानी जब मनी खत्म हो गया तो आपातकाल लग गया। इंग्लैंड से आपको याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली, विशेष रूप से इंग्लैंड से एक तो क्या याद रखोगे, संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली है, इंग्लैंड से। ठीक है, चलिए तो इसका भी राइट आंसर यूएसएसआर होगा, पूर्व सोवियत संघ। अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है, अर्ध संघीय। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो फेडरल सिस्टम कहां से लिए गए हमने, फेडरल सिस्टम जो है वो हमने कनाडा से लिए है। ठीक है ना, फेडरल सिस्टम हमने कहां से लिए भाई, कनाडा से लिए है ना, फेडरल सिस्टम कहां से लिए, कनाडा से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए भाई हमने, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है भाई, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है हमने, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा भाई, कनाडा। ठीक है, कनाडा लिया, इसका राइट आंसर क्या होगा, कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान, भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई, यूके, यूके मतलब इंग्लैंड, यूके मतलब हो गया ब्रिटेन, ब्रिटेन या इंग्लैंड। तो ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया, देखो ये पूछा है कौन सी बात ली गई है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए, समवर्ती सूची कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कह दो या रूस कह दो। एक राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए, नीति निदेशक तत्व कहां से लिए भाई, आयरलैंड से। तो राइट आंसर क्या बच गया, एकल नागरिकता अर्थात सिंगल सिटीजनशिप। आपसे ये भी पूछ ले भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो ब्रिटेन वाले चले गए अंग्रेज, और वो कह के गए थे कि आप सबको एक रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप सबको क्या रहना है भाई, एक रहना है। तो एकल नागरिकता हमने कहां से ली है जी,
इंग्लैंड से हमने प्रावधान लिया है एकल नागरिकता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से विचार लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अभी मैंने आपको बताया है आज ही की क्लास में, सभी लोग उत्तर दें भी। ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारी बातें जो स्वतंत्रता का कई जगह उल्लेख है हमारे संविधान में, मूल अधिकार में है, प्रस्तावना में है ना, समानता का अधिकार भी है, समानता का प्रस्तावना में भी उल्लेख है। बंधुत्व शब्द का उल्लेख विशेष रूप से कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है ना, मोरलिटी का। तो ये बात हमने कहां से ली है भाई? फ्रांस से ली है, अभी मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, आरपीएफ, आरआरबी, आरआरबी, आरआरबी ना, 19, 19, 21, 18, 21, 21 में 3 बार शिफ्ट, अलग अलग शिफ्ट है ये। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? बार बार प्रश्न वही रिपीट हो रहा है। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सारा कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है ना? तो अब आपको पता है भारतीय संविधान में फ्रांस से भी लिया गया, यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से भी हमने बातें ली है, ठीक है ना, अमेरिका के संविधान से भी हमने बातें ली है। तो अब आपको पता है आयरलैंड, डेनमार्क आपने कभी पढ़ा नहीं, डेनमार्क के संविधान से हमने कुछ भी नहीं लिया है ना, डेनमार्क का जो संविधान है इससे हमने कुछ भी नहीं लिया है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग प्रश्न का उत्तर दें। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधानों को किस देश से अपनाया गया है? शाबाश। प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न यह है कि राज्यसभा के बारे में पूछा गया है, ठीक है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कहां से लिया गया भाई? दक्षिण अफ्रीका से। देखिए दक्षिण अफ्रीका से एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। और एक राज्यसभा की निर्वाचन प्रणाली है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली पूछे तो आयरलैंड, और राज्यसभा की निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका। देखो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा में दो प्रकार के एमपी होते हैं, कुछ एमपी मनोनीत होते हैं जो किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और कुछ एमपी राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, यानी जो है ना वो इलेक्टेड होते हैं, उसके लिए इलेक्शन होता है। और फिर राज्यसभा के सदस्यों को वोट कौन डालता है? तो आपका उत्तर होगा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल का मतलब राज्यसभा के जो वोटर होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्यों को जो वोट डालते हैं वो कौन डालते हैं? वोट डालते हैं राज्य विधानसभा के, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वोट कौन डालते हैं भाई? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो वोटिंग करते हैं। तो राइट आंसर इसमें दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो है जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये तो आपको पता है, ये कहां से ली गई है? ये तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली है जी? शाबाश। संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ली है, फेडरल सिस्टम कनाडा से ली है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होना जर्मनी से लिया है। एकल नागरिकता जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन या यूके बोल दो, या फिर इसको आप इंग्लैंड भी बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी से क्या लिया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है। ये हमने कहां से लिया भाई? जर्मनी से।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहां से लिया गया है? पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहां से लिया गया? यूएसएसआर, ठीक है ना, यूएसएसआर जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं। यहां से क्या क्या लिया है भाई? एक तो मूल कर्तव्य लिया है। क्या लिया है? मूल कर्तव्य। तो कितना भी आदमी रूस जाए, नाराज हो जाए, कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। एक यहां पर जो है वो समाजवाद है, समाजवाद शब्द भी यहां से लिया है, और पंचवर्षीय योजना, ये तीन बातें याद रखना है। पंचवर्षीय योजना भी यहां से लिया है। तो आप कितने भी रूस जाओ, कितना ही भले थे गलेटी खाओ माचे पर, कर्तव्य जो है ड्यूटी बाय पूरी करनी पड़ेगी। कर्तव्य आदमी कहां पर पूरा करेगा? कर्तव्य आदमी समाज में पूरा करेगा, और समाज में कर्तव्य पूरा करने के लिए क्या बनाएगा? योजना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से अंगीकार किया गया? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया है। इसके अलावा हमने बात की थी न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने और क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी हमने कहां से लिए? भी सर्वोच्च न्यायालय भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। इसके अलावा विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण भी हमने कहां से लिया है जी? अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो कुल मिला के आज की क्लास में हमने जितने प्रश्न पढ़े, उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और कल फिर हम एक नई क्लास लेके आएंगे। ये क्लास स्पेशल पॉलिटिकल साइंस की है, और प्रतिदिन ये हमारी क्लास 3:15 बजे रहती है। आप शानदार तरीके से इस क्लास को फॉलो करें, आपको बहुत सारी बातें पॉलिटिकल साइंस में क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।